आदाब JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार कश्मीर के लोगों ने बिजली और बर्फ एक साथ देखी। जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहां मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूं, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कर रहा हूं, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज को फिलहाल रोक दिया है। ये बात हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा 2 ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन से जाहिर होती है। जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 की दफा 71A और जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की दफा 143A के जरिए हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल में ये फैसला लिया गया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलूरिया ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाया गया था और इसे रोकने का फैसला किया गया है। ताहम उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि यह कदम जम्मू कश्मीर में ULB इंतखाबात के पेश नजर उठाया गया है। डिप्टी मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बलदेव सिंह बलूरिया हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। बलूरिया साहब, ऐसा जानने में आया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाने जा रहे थे, किन्हीं कारणों से अब उसे पोस्टपोन कर दिया गया, अब वो नहीं लगेगा। बिल्कुल, अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो कहा था कि सितंबर के बाद शुरू करेंगे, आज गवर्नर साहब ने भी कह दिया है कि फिलहाल हम नहीं लगाने जा रहे। हमने तो पहले ही मिले थे गवर्नर साहब से, मैं भी मिला था। हमने कहा था कि ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है जरूरी है, पूरे देश के लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कश्मीर को छोड़ के। और किसी भी कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर होने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी है। लेकिन हमने कहा था कि अभी लोगों की वो स्थिति नहीं है कि इस टैक्स को दे पाएं, तो उसके लिए उस बात को भी ध्यान में रखा होगा उन्होंने। दूसरा, हमारी भी कॉरपोरेशन के पास हमारा भी कोडिंग करनी है, घर घर की, हर घर में नंबर प्लेट लगनी है, उसको देखेंगे किसको कितना देना है, कितना नहीं देना। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अभी फिलहाल जम्मू के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि टैक्स आपको नहीं है, आपको बधाई है। गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब ने लोगों की जो डिमांड थी उसको देखते हुए फैसला लिया है। बहुत अच्छा फैसला है। बुलर साहब, एक और सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे बताइए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी म्युनिसिपल के चुनाव होने बाकी हैं, तो उस सिलसिले में, या पार्लियामेंट चुनाव आने वाले हैं, तो उस सिलसिले में कहीं पे इसे फिलहाल रोक दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव तो वहां भी होते हैं जहां प्रॉपर्टी टैक्स है। पूरे देश की जितनी भर की कॉरपोरेशन है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स है, तो वहां भी चुनाव होते हैं। हमारे जम्मू कंटोनमेंट है, श्रीनगर कंटोनमेंट है, वो भी प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। तो लोग समझते हैं, लोगों ने मानना है। लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा लोगों को भी लग रहा है जम्मू कश्मीर एक स्टेट ऐसी है कि जहाँ कब क्या हो, कैसे स्थिति बने, जहाँ के लोग मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे हैं,
तो उसका राहत दी है, ये अच्छी बात है। क्या आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे ये टैक्स लगेगा? मैं पार्टी की राय या किसी की नहीं रख रहा, मैं अपनी राय, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे पास कि किसी भी कारपोरेशन के आत्मनिर्भर होने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी है, लगना भी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी जो माहौल है वो ऐसा नहीं है, अभी लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोग मानसिक तौर पे तैयार होंगे तभी लगना चाहिए। अभी एक राहत लोगों को दी गई है, जो सितंबर तक लगना था प्रॉपर्टी टैक्स अब नहीं लगेगा, ऐसा कहना डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। दहशतगर्दों के हाथों हलाक किए गए साहिल बशीर की बहन इस वाकये की वाहिद आईनी शाहिद है। उन्होंने तस्दीक की कि साहिल को दहशतगर्दों ने उसके घर के अहाते के अंदर एक खाली जगह पर उस वक्त गोली मार दी जब उसने उनका सामना किया और उनमें से एक को पकड़ दिया। साहिल की बहन ने भी तस्दीक की कि मुसल्लह अफराद ने लूट मार के मकसद से घर के अंदर घुसने की कोशिश की। मेरे बाबा जो है और मेरा भाई बड़ा वाला जो है वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे, इशा की नमाज चल रही थी। तो मेरा भाई जो है छोटा वाला और मैं, हम ऊपर बैठे थे रूम में और मेरी मम्मा नीचे थी उस टाइम। वो मुझे अपना कुछ रिजल्ट दिखा रहे थे, तो उसके बाद मैं नमाज पढ़ने लगी और वो नीचे आ गए और मेरी मम्मा यहाँ पे नमाज पढ़ रही थी। तो इतने में क्या हो गया कि मेरा भाई जो वो उसको बोलने लगा मुझे खाना दो, पहले मतलब नमाज से पहले मेरी मम्मा बोलने लगी खाना, नमाज पढ़ेंगे उसके बाद खाना खाएंगे साथ में। तो मेरी मम्मा जब नमाज पढ़ने लगी, इतने में क्या हुआ कि गेट की आवाज़ आ रही है, गेट मतलब बंद होने की, मतलब कि खोलने की या बंद होने की, ऐसी कोई आवाज़ आई। लेकिन क्या हुआ कि मेरी मम्मा खिड़की खोल के उनको पूछने लगी बेटा कौन हो, बेटा कौन हो आप। तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे वहाँ से कि हम कौन है क्या है। और जब तक वो हमारी मेन एंट्रेंस पे आ गए, इस वाले दरवाजे पे जहाँ से अंदर आ जाते हैं, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो मम्मा ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि वो उनको बार बार बोल रही थी कि आप कौन हो, आप कौन हो। तो मम्मा चिल्लाने लगी कि चोर है, चोर है, चोर है, ऐसे। तो वो वहाँ से बोलने लगी कश्मीरी में, अच्छा चोर क्या, ऑब्वियसली चोर थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। तो यहाँ से मेरा भाई जो है वो बाहर आने की कोशिश कर, मतलब आ रहा था। उसने क्या किया कि उसने दरवाजे पे इनको देख लिया और वो पकड़ने लगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशन में तो इंसान पकड़ ही लेगा ना जो भी सामने आएगा। तो उसको क्या था कि मम्मा आगे बाहर से चिल्ला रही है तो अभी लोग आ जाएंगे हमें बचाने के लिए और सब पकड़ेंगे चोर को। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब मैं आई, मैं देख रही हूँ, तो मैंने अपने भाई को पकड़ा पीछे से कि इसको छोड़ दे, जाने दे, जाने दे। तो लेकिन मेरा भाई नहीं छोड़ रहा था उसको, और वो जो लड़का था आगे जिसको पकड़ के था मेरा भाई, वैसे कोने मार रहा था, वो मुझे लग रही थी। तो वो जो दूसरा वाला लड़का उसके साथ था, तो उसने क्या किया कम, जब मेरा भाई उसको छोड़ नहीं रहा था, उसने उसको पूरे अच्छे से दबोचा हुआ था और इनको ये पता चल भी गया था अब लोग आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कम, जो दूसरा बंदा उसके साथ था उसने वो पिस्टल निकाल के मेरे भाई के मतलब बिल्कुल उसके मुंह पे गोली मार दी। तो वो गिर गया वहां पे, और वो जो दो लोग भाग रहे थे ना, मैं उनको पीछे से देख रही थी कि उन्होंने पहले अपने तो फेस पूरे कवर करके रखे थे पहले ही जब से वो आए थे। तो फिर क्या हुआ कि मैं उनको देख रही हूँ पीछे से, उन्होंने 2 बैग्स उठाए हुए थे, छोटे छोटे बैग से, बड़े भी नहीं थे, वो शोल्डर वाले छोटे बैग थे। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि मैं अपने भाई को जो कि बिल्कुल खून में लथपथ था, मैं उसको देखने लगी कि इन्होंने इसको कहाँ पे गोली मारी। से भाई के पास से हट के वहां से हेल्प मांगने जा रही थी रोड पे, और वहां से कोई नहीं आ रहा था। फिर मैं दोबारा अपने भाई के पास आ रही थी, अपने भाई की सांसें चेक करने के लिए कि ये जिंदा है कि इसकी हो गई डेथ, और फिर दोबारा से जाती थी। ऐसे मैंने मतलब कर रही थी। 3 फायर किए, एक तो मेरे भाई को जो लगी, 2 उन्होंने ईयर में की, मतलब थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि उसकी वजह खाली ये थी कि लोगों में दहशत फैल जाए कि बाहर से गोली आ रही और कोई बाहर ना निकले। थोड़े से टाइम के बाद मैं दोबारा से हेल्प मांगने के लिए गई, और यहाँ से लड़के आ रहे थे जो हमारे यहाँ से नेबर्स है, तो वो आके मेरे भाई को उठाने लगे। फिर सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए, उन्होंने मेरे भाई को उठाया, और वो यहाँ पे हमारे पास उस टाइम गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो फिर वो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए और मैं घर आ गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। टोटल 2 लोग थे? हाँ, बस 2 लोग थे। किसी के साथ दुश्मनी है इसकी? नहीं, कोई भी नहीं। किसी क्या मतलब 11th में बच्चा पढ़ रहा है, तो इसकी क्या दुश्मनी होगी किसी के साथ? कोई धमकी? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। हम यहाँ आई थिंक 22 ईयर्स से रह रहे हैं इस मकान में,
हमने कभी भी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई मतलब देखी तो क्या, हमने कभी सुनी भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं था कि शेल्टर ढूंढने आए, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मुंह से ही लग रहे थे वो चोर है। साहिल बशीर के कत्ल के मामले में बिलाखिर एक डिटेल्ड आई विटनेस अकाउंट सामने आया है और जिसके तहत उसकी बहन ने जो है पूरा खुलासा बयान किया कि किस तरह से साहिल बशीर को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उस पर गोलियां बरसाई गई, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। और लगातार हम इस खबर पर नज़र बनाए रखे हैं और जिस तरह से साहिल बशीर की बहन का कहना है कि 2 नकाबपोश जो अफराद है जो हथियारों से लैस थे घर में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की और जिसका कन्फ्रंटेशन साहिल ने बड़ी बहादुरी के साथ किया और इसी कन्फ्रंटेशन के दौरान उस पर गोलियां बरसाई गई और जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया और जिसके बाद से कि मिसौरा में जख्मों की ताब न लाकर साहिल ने बिलाखिर दम तोड़ दिया और जो उसकी आखिरी सांसें थे वो चली गई। और लेकिन उस वाक़े के बाद जिस तरह से पूरे इलाके में मातम पिसरा हुआ है और गम से निढाल लोग हैं, न सिर्फ अफराद खाना बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे या पूरे इलाके की हम बात करेंगे तो लगातार लोगों की तरफ से जो है कंडमनेशन हो रही है। और दूसरी जानिब जिस तरह से पॉलिटिकल सर्कल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से भी लगातार इस कत्ल की मजम्मत हो रही है और ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि इस कत्ल में मुलव्वस अफराद का सुराग लगाया जाए। दूसरी जानिब जिस तरह से पुलिस लगातार इस केस की तहकीकात कर रही है और तहकीकात में जुट गई है और लगातार अभी हमने देखा कि यहाँ पर एसओ अनंतनाग या फिर DYSP हेडक्वार्टर्स अनंतनाग वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी आई विटनेस से बात की और ये कोशिश की जा रही है कि इसका केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए और हर एंगल से हर जाविये से इस केस की तहकीकात हो। तो बिलाखिर हम ये कह सकते हैं कि पूरा इलाका जो है इस वक्त मातम में डूबा हुआ है और लगातार जो है ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि इस कत्ल की तहकीकात जल्द से जल्द पूरी हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए वानी अहमद डालगाम से मुदस्सिर कादरी। अनंतनाग दहशतगर्दाना हमले में 17 साला साहिल बशीर की मौत हुई थी। इस कत्ल में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। इस बीच सीनियर पुलिस और सिक्योरिटी अफसरान साहिल बशीर के घर पहुंच रहे हैं। उन्होंने सोगवार खानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर गुलाम हैदर ने लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट के इल्जाम पर वजाहत दी है। उन्होंने लंकरचे हलके में वोटिंग के अमल को पुरअमन तरीके से अंजाम देने पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कल MP साहब ने मेरे ऊपर एक तोहमत लगाया है कि कल मैं जो पोलिंग बूथ पे जो थोड़ा वहाँ हमारे वोट रुका हुआ था कि हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट ने, तो इसीलिए मैं वहाँ से उम्बा से वापस आते हुए उम्बा पोलिंग बूथ से वापस आते हुए मैं जब ग्राउंड में पूछा तो वहाँ हमारे मजिस्ट्रेट लोग वहाँ बैठे हुए तशरीफ़ ला के थे। तो हमने मजिस्ट्रेट से यही रिक्वेस्ट किया कि बराए मेरा काम ये हमें वोट कास्ट होना चाहिए, इसको वोट रुकाना नहीं चाहिए सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे पूरा गेट से अंदर आना नहीं दिया, गेट से बाहर कर दिया, आप बाहर बैठे। मैं ऐसे यही जो इलेक्शन रूल के हिसाब से हम पूरा आपका वोट कास्ट करना देंगे। तो ये बड़ा तोहमत है MP साहब के। मैं यही अपील करता हूँ कि आप पहले तो मेरा फुल्ली आप वीडियो आप सुनाइए, अपलोड करें कि मैंने उसमें क्या क्या बताया है। इसमें यही बताया है, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया है। उसमें से आपने शॉर्ट जो क्लिप को ही दिखाया है, पूरा मेरे फुल आप वीडियो अपलोड करके आप दिखाइए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया है, उसमें मैंने क्या क्या बताया है। आप मेरे पूरा फुल स्पीच आप सुनेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन RDD के तहत करगिल जिले में आपको बता दें 2 ब्लॉक्स करगिल और TSG के तमाम कम्युनिटी मोबिलाइज की 6 रोजा ट्रेनिंग शुरू हो गई है। पहले दिन का इफ्तिताह स्टेट मिशन डायरेक्टर ताहिर हुसैन ने किया। ताहिर हुसैन ने तमाम CMs को हिदायत दी है कि वो अपने अपने घरों की तंजीमों में बाकायदगी से मीटिंगों का इनकाद यानी यकीनी बनाए ताकि मिशन का मकसद हासिल किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि इस ट्रेनिंग में शामिल तमाम शुरका पुरजोश हों और इस ट्रेनिंग से फायदा उठाएं। जिला पुंछ में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े गांव जलास भीरा की सड़क गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हालत में है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। सड़क पर आए रोज हादसात और जाम का सामना है। लोगों ने महकमे PWD के सामने आए रोज
एहतजाज करते हुए महकमे से मुतालबा किया कि रोड की मरम्मत का काम करवाया जाए। गांव वालों का इल्जाम है कि मरम्मत के काम का टेंडर होने के बावजूद सड़क और सड़क पर तारकोल बिछाने के बावजूद महकमा ये काम नहीं करवा रहा है। हुई है इसकी और यहाँ जगह जगह पर यहाँ खड्डे पड़े हुए हैं, यहाँ से लेकर वर्गे वो सर मारा तक या इधर जो है ये सापर सरपंच था उसके घर तक बहुत बुरी हालत है इस रोड की। तो ये चाहिए कि दोबारा इसकी ब्लैक टैपिंग हो। हमारे लोग जो हैं बहुत ही जो है वो परेशान हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट जो अपना PWD डिपार्टमेंट है ये लोगों को बड़ा हरास कर रहा है और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट के केस और यहाँ से जो है जो हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं कम से कम उनको 2-2 घंटे लग जाते हैं, यहाँ जाम लग जाता है, खड्डे इतने हैं, एक गाड़ी अगर फंस जाती है उसको 2 घंटे लग जाते हैं। सर हम यही डिपार्टमेंट से ये विनती करते हैं अपने पूरे गाँव की तरफ से कि सर वो इस रोड को जल्दी से जल्दी पूरा रिपेयर करें। इस रोड में लोगों का चलना जो है वो मुश्किल हो गया है। अभी हम चाहते हैं अगर टेंडर हुए हैं तो इसमें फौरी तौर पर रुक पड़नी चाहिए ताकि लोग आसानी से आगे पीछे घूम सकें और कोई हादसात से बच सकें, क्योंकि ये खड्डे हैं इन खड्डों में एक्सीडेंट का हादसे जो है वो बढ़ गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। की एक श्रृंखला की तैयार। आज TRC श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज PHE विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला NGO प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद NHAI ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। फीट की ऊंचाई पर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले जाबाज कमांडोज। देखिए शनिवार रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 JKLH पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के 2 रोजा दौरे पर DDC मेंबरान और लोगों ने मसरत का इजहार किया। 25 के करीब अवामी वफूद ने मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें अपने अपने हलकों के मसाइल से वाकिफ कराया। लोगों ने LG का शुक्रिया अदा किया। GDC चेयरमैन कुपवाड़ा जिला इरफान पंडित पोरी जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि LG मनोज सिन्हा का ये तवारीखी दौरा जो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कुपवाड़ा को किस तरह का फायदा पहुंच रहा है? शुक्रिया याहिया साहब। जो हमारे LG साहब का जो दौरा, मनोज सिन्हा जी का दौरा था, वो रात को यहाँ ठहरे, जिसमें जो अवामी जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी उनके साथ बात की। सिलसिला कल रात तक जारी रहा और आज अब तक ये सिलसिला जारी रहा। मेरे ख्याल में एक खुशान एक फैसला था। बहुत सारे डेवलपमेंट उनके साथ डिस्कस हो गए, जो मेरे ख्याल में आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, रेलवे को लिखा, तो इंशाल्लाह उसका भी अभी ऐलान हो जाएगा। जहां तक हमारे 4 लेन का, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमने वो प्रोजेक्ट सबमिट किया है, बीकन और वो जो आ रहे हैं ये उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी एक
वो भी एक बहुत बड़ी कड़ी है। और भंगस के हवाले से भी बात हो गई। तो ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलपमेंट का था कुपवारा में, हमें नई जान कल से लगी। तो इंशाल्लाह ये लगता है कि कुपवारा की जो पसमानदी थी वो खत्म हो रही है। याया साहब, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि लगातार 2 दिनों से यहाँ पर ऑनरेबल एलजी साहब का प्रोग्राम है। हाँ, अल्लाह के फजल करम से वो अच्छी तरह समाप्त हुआ। अब इंशाल्लाह जितने भी हमारे मसले मसाइल थे जिला भर के, क्योंकि हमने एलजी साहब को गुज़ारी को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने दावत दी थी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की दावत कबूल करते हुए एलजी साहब कल यहाँ पर खुद तशरीफ आवर हुए। उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ महकमा जात के कामों का जायजा लिया और एक बड़ी अवामी जलसे से खिताब भी किया। तो जितने हमारे पेंडिंग मामला थे बाज़ाब्ता उन्होंने रिव्यू मीटिंग में हर एक चीज़ डिस्कस किया, हर एक सेक्टर डिस्कस किया। हमें उम्मीद है कुपवारा के जितने भी पेंडिंग मामला थे, जितने मामला मसाइल रद्दी की टोकरी में आज तक डाले गए थे, उन पर वो गौरकोस होगा और जिले कुपवारा के लिए अमन और शांति का एक दरवाज़ा और तरक्की का एक नया बाब खुलेगा। पहले तो काउंसिल में हमने मुलाकात की, फिर उसके बाद अपना डेलीगेशन लेके हमने दूसरी मुलाकात की। एज ए काउंसिल हमने ये बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि यहाँ पे चूँकि रेल बारामूला तक पहुँच गई है आप कुपवारा, तो ये भी डिज़र्व करते हैं। रेलवे 4 लेन की बात की हमने, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात की हमने, स्टेडियम्स की बात की, बहुत सारे हमने डिमांड्स अपने। वादी में कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो आज के इस दौर में भी अपनी मादरी जबान कश्मीरी को फरोग दे रहे हैं। त्राल के चकराजपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान डायरेक्टर उमर निसार और अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले 12 साल गुलकार अयान सजाद कश्मीर के सूफियाना कलाम को नए अंदाज और तर्ज में पेश कर रहे हैं। इन दोनों ने अभी 3 कश्मीरी नगमे रिलीज किए हैं जो काफी मकबूल हो रहे हैं। इन दोनों कलाकारों का कहना है कि वो कश्मीरी जबान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। मैंने कश्मीरी चुना है क्योंकि हमारी जो मदर लैंग्वेज जो है हमारी, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूं, मैं इसको बचाऊं। जैसा कि ज़्यादातर लोग मॉडर्न एरा के साथ चल रहे हैं और वो अपनी मदर टंग जो है वो भूल रहे हैं, अपना ट्रेडिशन भूल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इसको बचाऊं, मैं इसको प्रिजर्व करूं, मैं इसके लिए कंट्रीब्यूट करूं। फ्यूचर में तो मैंने ये सोचा है कि एकेडमिक्स मेरा मेन गोल रहेगा, यूपीएससी अभी मेरा एम है, और सिंगिंग मेरा पैशन है, इसको कंटिन्यू करना है जब तक मैं कर सकता हूँ। गाने का नाम है गो के मलाली यारस। ये एक स्टोरी बेस्ड एक सर्चिंग हार्ट को लेकर, एक दिल की तलाश को लेकर, और मेरा यही मानना है कि हर दिल किसी न किसी तलाश में होता है और उसी तलाश को लेकर ही ये गाना है। सो अभी अयान ने ये गाया हुआ है, हमारे आरिफ मीर ने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, उन्होंने इसके विजुअल्स लिए हुए, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। एक अच्छा टीम वर्क है ये, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि अच्छा एक गाना, अच्छा एक म्यूज़िक वीडियो साबित हो रहा है। आने वाले वक्त में नए फेसेस आप सबको देखने को मिलेंगे। बट ये एक डिमांड थी अयान की कि काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि डिमांड थी अभी अयान को लेकर। सो बाकी भी इंशाल्लाह इनकमिंग टाइम में भी बहुत ही जल्दी एक गाना हम रिलीज़ करेंगे। और सनअती शोबे में एक हालिया पेशरफ्त में 11 दस्तकारों की बहाली के लिए शिनाख्त की गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ने इन तमाम कारीगरों को रजिस्टर कर लिया है और उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस सिलसिले में हैंड एम्ब्रॉयडरी, गुजर टोपी, मिट्टी के बर्तन साजी, जो मुकालीन और पत्थर तराशने जैसे फनून के अहिया के लिए स्कीमों को आदमी शक्ल दी गई। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स मेघा अभोगिया ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान फन की इस कदीम तरीन शक्ल से वाबस्ता कारीगरों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम की अहमियत और अफादियत के बारे में बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि जो 11 ऐसे क्राफ्ट आपने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से, ये क्राफ्ट्स क्या हैं, और अगर ये कारीगर जो इसमें अभी दिलचस्पी दिखा रहे हैं या इसको रिवाइव करने के लिए आप इनकी मदद कर रहे हैं, कैसे ये उनके लिए एक हेल्पफुल है? थैंक यू। मैं ये बात करना चाहूँगी कि डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जम्मू, एक मुझे बताते हुए खुशी होती है कि एक
उस चीज का पार्ट बन सका कि जो हमारा जम्मू और कश्मीर है ये अब बहुत उन्नति की ओर अग्रसर है। वो क्योंकि कि अभी पिछले 3 सालों में हमने जो भी जितने हमारे क्राफ्ट्स हैं जम्मू डिवीजन के, वो एक लैंग्वेजिंग स्टेज पे जा रहे थे। उनके रिवाइवल के लिए बहुत काम किया, जैसे आर्टिजन्स और वीवर्स की पेरिफेरी बढ़ाना, उनको अपने साथ रजिस्टर करना। हमने उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नंबर, जहां पे 10-15 का नंबर अगर होगा तो आज 400-500 का नंबर पहुंच गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनकी बनाई। हमारी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, जिसमें उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में 50,000 तक का बेनिफिट एक इंस्टॉल। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।